हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 2 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का डिटेल में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जो दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं उनसे मैं क्यों डिफरेंट हूँ, क्यों अलग हूँ। तो देखो, मैं आपको दूसरे जो हैं वीडियोस उनमें तो क्या है, आपको ओनली उस क्वेश्चन का आंसर वो मिल जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको उस क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन नंबर 1, नंबर 2 उसके जो 3 ऑप्शन और है वो क्यों नहीं है पॉसिबल, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। और शॉर्टकट उसकी टेक्निक क्या है जिससे आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखें। जो भी आप सीरियस हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो केयरफुली देखिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का, चैप्टर का नाम, उसका पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम और डिटेल में उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो देखो, आप लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले मैं आपको और इसके बारे में एनालिसिस और कर देता हूं। ये जो सेकंड शिफ्ट है इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन है। 25 में से 8 क्वेश्चन थे आपके डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिक, 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे और रिमेनिंग क्वेश्चन फिजिकल के थे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट के फीडबैक के थ्रू हमारे पास आए। देखो, क्वेश्चन 1 इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10O। ये रिएक्ट कर रहा है HI से, ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 प्रोडक्ट A और B। यहां गिवन है कि A गिव येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। अब बताओ, येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट दे रहा है, इसका मतलब बताओ कंक्लूजन क्या निकला। पक्का इस ए में बताओ आयोडीन होगा, क्योंकि AgNO3 बताओ आई के साथ रिएक्ट करके AgA का येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बी, ये बोल रहा है इट विल गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आफ्टर टॉटोमराइजेशन। मतलब टॉटोमराइजेशन के बाद, मतलब पहले इसका इनॉल बन रहा होगा और वो टॉटोमराइज होकर के हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब आपके पास ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो देखो, आप पहले तो स्ट्रक्चर देखो। ये तो बताओ कौन सा है, बेंजाइल। ये क्या है, विनाइल। बेंजाइल विनाइल ईथर है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, प्रोटॉन। ये बेंजीन, बेंजीन और ईथर। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, अलाइल। ये फिनाइल ईथर। ये कौन सा है, विनाइल। ये एक तरह से टॉलिन है और ईथर है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, आप जैसे हम देखो ऑप्शन ए की हम करें बात, तो ऑप्शन ए को हम सॉल्व कर रहे हैं डिटेल में। तो बताओ कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसका पहले एसिडिफिकेशन करवाओ। इसमें आप प्रोटॉन ऐड करोगे तो देखो, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देगा। तो बताओ, प्रोटॉन को देगा तो इनिशियली क्या होगा, जनरेट ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन जनरेट हुआ तो देखो स्ट्रक्चर पहले तो आप ड्रॉ कर लो, है ना। ये आ गया CH2 और यहाँ आ गया OH पॉजिटिव और ये आ गया वाइनिल ग्रुप। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये तो पहला स्टेप। फिर हमारे पास सॉल्यूशन में है आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन देखो, अब यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो देखो, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और आयोडाइड आयन ने यहाँ अटैक कर दिया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। तो बताओ, यू गॉट द बेंजाइल आयोडाइड प्लस यू गॉट द विनाइल अल्कोहल। आपको विनाइल अल्कोहल और बेंजाइल आयोडाइड मिलेगा। अब आपको पता है कि वाइनिल अल्कोहल इट इज द इनॉल फॉर्म, इट इज द अनस्टेबल। और ये बताओ टॉटोमराइज होकर के क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द एसिटाल्डिहाइड और ये बना दी बेंजाइल आयोडाइड। इस बेंजाइल आयोडाइड में आपने AgNO3 का सॉल्यूशन मिक्स किया। तो बताओ, ये Ag+ और I- रिएक्ट करके AgA का येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर लेगा ये। ठीक है, जबकि देखो एसिटाल्डिहाइड, देखो ये क्या है, CH3 CHO और एसिटाल्डिहाइड as we know it will give the positive iodoform test when it react with the sodium hydroxide in presence of iodine।
it will give the yellow precipitate. When you mix the NaOI, sodium hypoiodide, it will give the yellow precipitate of iodoform. प्लस इस रिमेनिंग पोर्शन का क्या मिलेगा आपको, सोडियम फॉर्मेट। तो मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये ही हमारे इस डाटा से कर रहा है मैच, ठीक है। अब आपके पास जो बी सी डी ऑप्शन है, अब आप सोचोगे तो पहले ऑप्शन से ही कर गया मैच। अब जो आपके पास दूसरे ऑप्शन है उनसे भी आप इसी मैकेनिज्म के थ्रू आप फॉलो करो और आप देखो कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो आप चेक करने जाएंगे तो नो डाउट वो उससे मैच नहीं करेगा, उस वजह से करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द ईथर, ये रिएक्शन ऑफ ईथर है विद HI प्लस हेलोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन है प्लस टॉटोमराइजेशन का भी है ना। इसमें जीरो आपका आइसोमेरिज्म भी एप्लीकेबल हो रही है। एग्जामिनर का पर्पस क्या है, देखो ये एक मल्टीपल कांसेप्ट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको टॉटोमरिज्म चेक करना चाह रहा है, वो आपको आता है या नहीं आता। मैकेनिज्म को इसमें है फ्लेवर, ईथर की HI से रिएक्शन का फ्लेवर है, ठीक है। और एक बड़ा हेलोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो बड़ा एक स्टैंडर्ड क्लासिक टेस्ट है, उसका भी एक प्रॉब्लम आ गया ना। तो जो शुरुआत है बड़ी शानदार है, एक शानदार प्रॉब्लम से सितंबर सीरीज का आगाज हुआ है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब आप दूसरे ऑप्शन से भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि दूसरे ऑप्शन से ये मैच क्यों नहीं कर रहा होगा, तो उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, देखो इट इज फ्रॉम द एरोमेटिक केमिस्ट्री, ये बेंजीन से है। आपके मैं देखो क्वेश्चन कर रहा हूं नोट, यहाँ पे था गिवन फिनॉल, मेरे पास क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। कईयों के ऑप्शन है, कईयों के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन हम ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें हमने ऐड किया HNO3 और H2SO4। देखो ये भी फेमस रिएक्शन है। बताओ ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज मिक्स्ड एसिड, दिस मिक्सचर इज नोन एज मिक्स्ड एसिड और इट इज आल्सो नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी तो बोलते हैं, इट इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब व्हेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 it will act as an acid, whereas HNO3 will act as a base. So what will be the intermediate generated? Intermediate is nitronium ion, it will act as an electrophile. Okay, अब benzene है, the principal reaction of benzene and its derivative is ESR, electrophilic substitution reaction. अब इनका इम्पैक्ट देख लें आप। देखो ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, इसका बताओ कौन से इफेक्ट है। ये है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। मिथाइल इट इज वीकली एक्टिवेटिंग, नाइट्रो इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। और बताओ बेंजीन रिंग में जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में एनहांस करेगा, और जो अटैक है जो इलेक्ट्रोफाइल का वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, कॉटन बाय बॉन्ड। तो अटैक को कंट्रोल करेगा फिनॉल। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो आपको पता है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है और ये पोजीशन है पैरा। अब यहाँ तो अटैक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये चार ग्रुप एक साथ आ जाएंगे, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो मजा नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट पोजीशन पैरा। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैक कर देगा, तो यू गॉट दिस प्रोडक्ट। देखो आप ये NO2 एज इट इज आ गया और यहाँ पे NO2 ये आ गया, तो नाइट्रो ने यहाँ अटैक कर दिया, तो यू गॉट दिस प्रोडक्ट। तो जो चार ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन ये था ना, ठीक है। यहाँ पे अटैक नहीं होगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। पर्पस एग्जामिनर का मैकेनिज्म की समझ और आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग का पता है या नहीं पता है ना। अब इसमें आप मिस्टेक क्या कर सकते थे, मान लो आपने मिथाइल के रेस्पेक्ट में अटैक करवा दिया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वीकली एक्टिवेटिंग है। मिस्टेक भी मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर सकते हैं ना। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और डिटेल में सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं कि डिटेल में इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना। फिर आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड हमारे पास कुछ इस तरह का है, गिवन कि हमारे पास एक्वस NaOH है ना, यहाँ हैलाइड है 3 डिग्री हैलाइड एक्वस NaOH
एंड यू गॉट द 3 डिग्री अल्कोहल प्लस यहाँ गिवन है आपके पास NaBr। क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके लिए रेट इक्वेशन यहाँ दे रखी है, रेट लॉ दे रखा है, वो रेट कांस्टेंट और टर्शरी हैलाइड ये गिवन है। सेकंड इसी में एक और क्वेश्चन है टर्शरी हैलाइड, इसमें इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया तो इसमें दे रखा है कि एल्कीन प्लस Br नेगेटिव आपको मिल गया। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो कुछ इस तरह का है, देखो ये रेट कांस्टेंट और टर्शरी हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये है हमारे पास गिवन है ना। अब इसमें जो प्रॉब्लम आया है ओरिजिनली वो क्या आया था कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम द NSR एंड एलिमिनेशन, बेसिकली NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से है ये क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको SN1 SN2 E1 और E2 की समझ है या नहीं। ठीक है, पहले अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आप ये हैलाइड है 3 डिग्री हैलाइड। अब 3 डिग्री हैलाइड है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो आप इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री हैलाइड। इसका बताओ क्या मतलब निकला, ये रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, ये बता दो पहले तो मेरे को। आप बताओ भाई, रेट ऑफ SN2 तो हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन SN1 का रेट ओनली 3 डिग्री हैलाइड की रेट पे डिपेंडेंट है। इट मींस डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज SN1। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो SN1 है। और देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है क्योंकि Br रिप्लेस हो रहा है OH से। ठीक है, सेकंड देखो आप इस रिएक्शन में एल्कीन बन रही है। अब एल्कीन या तो E1 से प्रोड्यूस होगी या E2 से प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ रेट लॉ में 3 डिग्री हैलाइड भी और बेस भी है। ठीक है, तो ये रेट लॉ बताओ किसके लिए ऑब्जर्व होता है, ये होता है E2 के लिए, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि E1 में तो ओनली रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। तो ये रिएक्शन E2 है। ठीक है, तो ये होगी SN1 और ये होगी आपकी E2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ठीक है, तो बताओ SN1 का रेट बताओ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या, नो, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ जो E2 का रेट वो हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये OH माइनस बताओ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बेस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट होगा, डिपेंड करेगा। तो मान लो मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेट अनचेंज, और यहाँ रेट डबल आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका एग्जाम में कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, भी गुड क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर लें आप डिटेल में, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी आपको फर्दर। बेसिकली NSR प्लस एलिमिनेशन से है ना। अब इसमें गलती होने के क्या चांसेस हैं, देखो ये SN1 SN2 E1 E2 इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है स्टूडेंट को, कंफ्यूजन होता है यार कि इसमें क्या है, सारा खेल जज करने का है कि आपने रिएक्शन को सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। मान लो SN1 है, तुमने SN2 आइडेंटिफाई कर लिए तो गलत, ऐसे E1 है और E2 आइडेंटिफाई कर दिया तो वो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। आपके पास ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर है गिवन है ना। देखो यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ OH है, यहाँ पे भी यही दे रखा है OH, और यहाँ टॉप पे दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ दे रखा है COOH। ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा है A, दिस वन इज C, दिस वन इज B, और ये दे रखा है यहाँ D, ये यहाँ दे रखा है स्पेसिफिक है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इन कंपाउंड का एसिडिक इन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एसिड बेस, बेसिकली ये GUC से क्वेश्चन है, और आपको पता है GUC इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द IIT JEE और द नीट एग्जाम। एसिड बेस का एक क्वेश्चन आना तो कंफर्म है, डेफिनेट आएगा, है ना।
अब देखो बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखो आप पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो आप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बताओ क्या है, फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये नाइट्रो, ये एल्काइन। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो मोस्ट एसिडिक होता ही है, मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो पहले तो देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, बी इज मोस्ट एसिडिक। अब फिनॉल और एल्काइन, इनमें से बताओ लीस्ट एसिडिक कौन होता है? एल्काइन इज लीस्ट एसिडिक, और डी जो है वो टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन तो वैसे ही लीस्ट एसिडिक होगी, ठीक है। अब फिनॉल में देखो ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अब देखो ये फिनॉल इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है, ये है मेटा पे। अब पैरा पोजीशन पे बताओ इसका कौन कौन से इफेक्ट काम करेगा? -I और -R। वेयर मेटा पोजीशन पे ओनली -I इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो यदि आप सी और ए की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सी इज मोर एसिडिक देन ए। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? दिस वन विल बी द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक तरीका तो ये। नंबर 2 मेथड क्या है? एसिड इज प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो क्या बना देता है? कॉन्जुगेट बेस एनायन। तो एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो देखो एनायन सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेबल है, क्योंकि इट विल गिव द कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच हैव द टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Whereas फिनॉल में ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे, sp वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो O पे नेगेटिव और C पे नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कौन है? O पे नेगेटिव। तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली एल्काइन से ज्यादा होगी। अच्छा, एक और तरीका है इसका। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 के बीच में होती है। फिनॉल की होती है पीके वैल्यू 10 के आसपास। लेकिन नाइट्रो ग्रुप जैसे ही जोड़ा उसपे एक जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, वो पीके को सडनली डिक्रीज कर देता है। और एल्काइन की पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास होती है। और एज वी नो मोर पीके एंड लेस एसिडिक। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ऐसा है, हमारे पास ये Br है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो जो एग्जामिनर वही चेक करना चाह रहा है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड पता है या नहीं पता, आपको एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में पता है या नहीं पता, ये चेक करना चाह रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें आइए। देखो इस कंपाउंड को अल्कोहलिक KOH में हीट किया तो आपको आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट। अब देखो इसमें जनरल सी मिस्टेक क्या हो सकती है? एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट ने देखो इसमें क्या किया है इस क्वेश्चन में कि Br और F में से गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? Br। तो आपने Br को एलिमिनेट करवा दिया तो प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। लेकिन आप देखो ये है तो पक्का बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH मतलब इथॉक्साइड है, और ये होता है बताओ स्ट्रॉन्ग बेस है। ये अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो मुझे एक बात आप बताओगे क्या कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा अच्छा है ज्यादा? बताओ ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अच्छा है, ये वाला एसिडिक ज्यादा है? बताओ आप कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला हाइड्रोजन पता है एसिडिक है ना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे। तो देखो मैंने बनाया, यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज बनाया, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ F का कौन सा इफेक्ट है? -I, उससे ये एनायन स्टेबल हो गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर गया और Br यहाँ से लीव कर गया। Br इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा और Br माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। Got it my point? इस तरह से फ्लोरोएल्कीन मिल जाएगी आपको। ऑप्शन में और क्या था? ऑप्शन में ब्रोमोएल्कीन भी था गिवन, वो भी ऑप्शन में थे गिवन, है ना। लेकिन देखो आप दिस रिएक्शन इज E2 एक तरह से, है ना। और यहाँ पे एसिडिक H जाएगा और एसिडिक H वही जाएगा जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी से इसका कोई लिंक नहीं है। इनिशियली जो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? जो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट will give the major product. That is the concept behind this question. Okay. Next move to the question number 6. Question number देखो 6 क्या है आपके पास है? सुक्रोज। अब यहाँ क्या लिखा है? सुक्रोज हाइड्रोलाइज हुआ, इसके हाइड्रोलिसिस से मिला A और B, ठीक है। फिर इसमें एक स्पेसिफिक दे रखा है रिएजेंट, एक दे रखा है सेलिवेनॉफ रिएजेंट, ये एग्जाम में स्पेसिफाई था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि विच कलर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अबोव रिएक्शन।
विच कलर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर गिवन रिएक्शन। ऑप्शन है रेड, वॉयलेट, ब्लू और ब्लैक। अब देखो पहली बात तो देखो सबसे ज्यादा डाउट इसी में आया है स्टूडेंट को, है ना, कि यार ये सेलिविनोफ रीजेंट क्या है। तो देखो यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। ये जो सेलिविनोफ रीजेंट है ये होता है रिसोर्सिनॉल। दिस वन इज, ये होता है रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो ये है। रिसोर्सिनॉल की आपको स्ट्रक्चर है क्या पता? रिसोर्सिनॉल देखो ये होता है मेटा पोजीशन पे दो फिनॉल अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। एक होता है कैटाकॉल, वो होता है ऑर्थो। रिसोर्सिनॉल मेटा, और पैरा पोजीशन पे होता है फिनॉल। IUPAC नेम इज बेंजीन 1,3 डाइऑल। ठीक है। अब देखो आप, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज इट इज अ डाइसैकेराइड। ये बेसिकली इट इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको सुक्रोज, आपको डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस पता है या नहीं पता है। नंबर 2, इस रिएजेंट के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, किसको डिफरेंशिएट करता है ना। तो देखो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुक्रोज को और क्या बोलते हैं बताओ? केन शुगर। तो ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो ए बताओ क्या बनेगा? A+B ये बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तो बड़ी एक कॉमन सी रिएक्शन है, देखो आप, ये तो सभी को पता है। अब ग्लूकोज होता है बताओ एल्डोहेक्सोज, वेरेज ये होता है एल्डोकीटोज, ये होता है एल्डोज, ये होता है कीटोज। व्हाट इज माय पॉइंट? कि ये तो एल्डोज है और फ्रुक्टोज होता है कीटोज। और एल्डोज और कीटोज को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये जो सेलिविनोफ रिएजेंट है ये कीटोज से कर लेता है रिएक्ट, लेकिन एल्डोज से रिएक्ट नहीं करता है। ये फ्रुक्टोज से रिएक्ट करके रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। इट विल गिव द रेड कलर सॉल्यूशन। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस स्पेसिफिक रिएजेंट का इस्तेमाल होता है ना। या फिर 12th की जो होती है ना बोर्ड की बुक प्रैक्टिकल वाली, उसमें है ये स्पेसिफाई गिवन है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनसे काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 7th में देखा है आपके पास दो कंपाउंड है A एंड B। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन। ये देखा है C3H6O। ठीक है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखा है कि A एंड B react with the CH3MgBr Grignard reagent and give respectively, ये रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है COD। ओके। अब COD के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ गिवन है। देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये आर्डोफॉर्म टेस्ट। आर्डोफॉर्म टेस्ट ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। सेकंड लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट ये इंस्टेंटेनियसली दे रहा है, ये इंस्टेंटेनियसली दे रहा है, जबकि ये दे रहा है आफ्टर 5 मिनट्स। ये आफ्टर 5 मिनट्स लूकास टेस्ट दे रहा है, राइट है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि हमें COD हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो देखो आप अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज वी नो इट इज द वर्सेटाइल रिएजेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बिना ऑर्गेनिक पॉसिबल ही नहीं है ना। और दो टेस्ट और आ गए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, लूकास टेस्ट। ये दोनों फेमस टेस्ट है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट टू आइडेंटिफाई मिथाइल कीटोन, वेयरएज लूकास टेस्ट कौन देता है बताओ? अल्कोहल। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। देखो आप पहले तो ऐसा करें, देखो ये कंक्लूजन क्या है। देखो आप लूकास टेस्ट इंस्टेंट वो कौन देता है? लूकास टेस्ट देता है देखो अल्कोहल। अब लूकास टेस्ट बताओ कौन सा अल्कोहल इंस्टेंट देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से, है ना। वो देता है टर्शियरी अल्कोहल, मतलब पक्का ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। क्यों? और ये दे रहा है आफ्टर 5 मिनट। ठीक है ना। तो और रूम टेम्परेचर पे कौन रिएक्ट नहीं करता? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। अब हम देखो इसको करते हैं। देखो आप इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, पहले तो ये देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका, वो है 1, मतलब पाई बॉन्ड इसमें है ना 1 आएगा। अब C3H6O से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है देखो आप,
और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो देखो एक तो हो सकता है एसीटोन, और सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या पॉसिबल है, वो है हमारा एल्डिहाइड CH3CH2CHO, ठीक है ना, क्योंकि देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओनली एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है, इसमें इपॉक्साइड भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद बेस है, ग्रिग्नार्ड खुद बेस है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर दो CH3MgBr, फिर इसको आप हाइड्रोलाइज करवा दो, तो देखो कैसे होगा, Mg+, ये यहाँ अटैक करेगा, ये लोन पेयर यहाँ देगा, और इसको जब आप हाइड्रोलाइज करवाओगे तो यू गॉट द 3 डिग्री अल्कोहल। When ketone react with the Grignard, it will give the tertiary alcohol. Whereas यही सीक्वेंस आप यहाँ फॉलो करोगे, एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको ये मिल जाएगा, ये तो होगा आपको, क्योंकि ये अटैक करेगा तो इस पॉइंट पे सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट हो गया। अब आइए देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट देख लीजिए आप, बताओ आयोडोफॉर्म टेस्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल देगा क्या, नो, इट विल गिव द नेगेटिव टेस्ट। वेरेस बताओ ये देगा क्या, डेफिनेटली देगा, ये मिथाइल पोर्शन है, ये यूनिट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब आइए आप लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बताओ 3 डिग्री अल्कोहल तो इंस्टेंटेनियसली देगा, ये तो इंस्टेंटेनियसली देगा, ये विद इन द 5 मिनट्स दे देगा। प्राइमरी अल्कोहल इज नॉट कैपेबल टू रिएक्ट विद लूकास रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, तो मतलब ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, C जो है, और ये हमारा D है, तो इस तरह से जो ऑप्शन में थे हमारे पास अल्कोहल की स्ट्रक्चर थी गिवन C और D की, तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ना। तो लूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो देखो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन भी आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया, लूकास रिएजेंट आ गया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब बस इसमें देखो क्या है, सारा आपको टाइम का खेल है आपका, कि आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए या कौन टेस्ट दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल having n is equal to 4 and m is equal to -2r, और ऑप्शन है यहाँ गिवन 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है यहाँ 8 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 16, ये दे रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखो n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको सबशेल के बारे में आइडिया है या नहीं है, जब n और m की वैल्यू है गिवन। अब n की वैल्यू 4 होगी तो बताओ l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, ये तो आपको पता ही है, 0 to n-1, मतलब ये 0 1 2 3, l की वैल्यू ये होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये हो जाएगा s, ये बताओ l की वैल्यू, ये p, ये d सबशेल, और ये हो गया f। अब m की वैल्यू दे रखी है -2, अब p में होता है 3, px py pz, उनके लिए m की वैल्यू -1 +1 0, तो -2 वैल्यू केवल इन दो में ही पॉसिबल है। इसमें बताओ कितने होते हैं, बताओ d में कितने होते हैं, बताओ ऑर्बिटल्स, इसमें 5, f में कितने हैं 7, p में कितना होता है 3, और इसमें तो एक ही है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 जैसे d है, उसमें 5 हो गए, तो -2 +2 0 +1 +2 होता है ना, तो -2 ओनली 2 के लिए पॉसिबल है, d और f, तो इसका करेक्ट आंसर इज 1। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, ठीक है। तो देखो इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, जितने भी क्वेश्चंस जो आए ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखो क्या दे रखा है, आपके पास 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, गिवन है 3 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड के 3 एलिमेंट्स हैं, ये दे रखा है x, y और z। अब इनके ऑक्साइड की टेंडेंसी दे रखी है, देखो आप, जैसे x का ऑक्साइड जो है वो दे रखा है ये एसिडिक है, y का ऑक्साइड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वेयर z का ऑक्साइड इट इज एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, ये है गिवन।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है Z ऑफ द एलिमेंट इज, ठीक है, ये यहाँ पूछा गया है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से आज रहे, तो ऑक्साइड का नेचर पूछा जा रहा। तो देखो पहले तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से बताओ आप, ये है ना, ये तो है, क्यों, ठीक है, ये है आपके। अब देखो इनके ऑक्साइड बना लो। इसका ऑक्साइड क्या होगा, Na2 MgO, ये हो गया एल्यूमिना Al2O3, ये SiO2, ये हो गया P2O5। सल्फर के तो खैर कई होते हैं, SO3 भी होते हैं ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, और Cl2O7। इस तरह से ये इसके ऑक्साइड हो गया है ना, ठीक है। अब एक बार बताओ आप, लेफ्ट टू राइट आप इस पीरियड में मूव करोगे तो बताओ जो एसिडिक जो कैरेक्टर है वो बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का। जैसे बताओ ये इनिशियली तो क्या होंगे, ये दोनों तो होंगे बेसिक, ये दोनों तो बेसिक ऑक्साइड है। जो एल्यूमिना है इट इज एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जबकि ये रिमेनिंग जो 3 है दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट। तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक कैरेक्टर भी एनहांस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट और किसका मिनिमम होगा। एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा X का, और एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट तो X का है और एटॉमिक नंबर मिनिमम Z का है। तो एटॉमिक नंबर का मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो बताइए एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा। मैक्सिमम तो बताओ किसका हो गया, X का, फिर Y का, फिर मिनिमम हो गया Z का। ये आएगा एटॉमिक नंबर का ऑर्डर आ जाएगा। Got my point? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस वो नेचर पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर का पर्पज ये है आपको ऑक्साइड का नेचर आइडिया है या नहीं, और थोड़े ट्रेंड्स आपको पता है या नहीं पता, ये पर्पज है इस प्रॉब्लम का, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि आपके पास दो एलिमेंट है A एंड B, दीज आर द एलिमेंट्स। इसमें दे रखा है कि ये एलिमेंट्स है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है दीज डजंट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, सॉलिड बाइकार्बोनेट फॉर्म नहीं करते, बट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइट्स। लेकिन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रेट्स बना रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी A एंड B। ऑप्शन है आपके पास लिथियम मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर जो बी है रुबिडियम सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और सीजियम, एंड फाइनल ऑप्शन इज कैल्शियम एंड सोडियम। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इसको हम सॉल्व करें तो बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से ही है, लिंक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आसान है, ये बताओ डजंट फॉर्म द सॉलिड बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम ऑप्शन है, सोडियम का तो बाइकार्बोनेट बनता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। कैल्शियम भी बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम ये सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते। दूसरी बात देखो, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड की स्ट्रक्चर ऐसी, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको बैलेंस तो कर लेना आप जो भी है, लेकिन ये लिथियम नाइट्राइड और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड ऐसे प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये बेसिकली एस ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, है ना। चलिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इट इज फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताना आपको, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो स्ट्रक्चर तो बताओ, आपको पता ही किससे चेक करते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिड स्टेट आप चेक कर लो आप।
तो पहले तो आप ऐसा करो, इसका स्टेरिक नंबर कर लो आप, फाइंड आउट स्टेरिक नंबर बताओ इसका कितना है। 4 + 1 ये 5 हो गया, 5 हो गया तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, ये आएगा sp3d। अब sp3d में बताओ शेप क्या होती है, ये होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडिकल। लेकिन देखो SF4 देखो आप, अब ट्रायगोनल बाय पिरामिडिकल है तो इसकी शेप देखो होगी कुछ इस तरह की ना। देखो ये देखो आप, 1 2 3 4 सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसके पास लोन पेयर बच गया। तो ये ट्रायगोनल, ये बाय पिरामिडिकल। और आपको पता है लोन पेयर कहाँ आता है, वो आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, ड्यू टू मिनिमाइज द रिपल्शन और स्टेबिलिटी एनहांस हो जाए। तो इसकी एक्चुअल शेप इस तरह से होगी। एक्चुअल शेप हम वेस्पर थ्योरी से करते हैं प्रेडिक्ट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर के। और बताओ ये शेप कौन सी होगी, इट इज द सीसॉ शेप। इसकी ये सीसॉ, जो बच्चे जो पार्क में खेलते हैं इस तरह का झूला, तो वैसी इसकी शेप होगी एग्जैक्टली। तो इसकी सीसॉ शेप है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया है ना। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, मतलब आसान है क्वेश्चन, कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर, कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये है आपका। तो कास्ट आयरन बताओ बेसिकली मेड फ्रॉम द पिग आयरन, पिग आयरन से बनता है बेसिकली। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि क्या दे रखा, इफ अ मैंगो श्रिंक्स when kept in concentrated salt solution, then which of the following process will take place। ऑप्शन दे रखा है डिफ्यूजन, डायलिसिस, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बड़ा ही देखो आसान है, तो बड़ा फेमस भी है क्वेश्चन। एक मैंगो को आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया तो बताओ क्या होगा। मैंगो के अंदर जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। मतलब मैंगो में जो वाटर प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज सिंपली नोन एज ऑस्मोसिस। ये सिंपली ऑस्मोसिस है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आसान है। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। देखो आप, जो सलाइन वाटर होता है समुद्र के खारे पानी को इसी प्रोसेस के थ्रू हम साफ करते हैं, मतलब उसको, उसका जो खारा जो नेचर है वो कम कर देता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ मेटल having work function दे रखा है 4.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल, है ना, ये दे रखा है। और इसके ऊपर लाइट एक इंसिडेंट की हैविंग वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर। ये इंसिडेंट की तो पूछा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन विल बी, है ना, ये यहाँ पूछा गया है। ये हमारा प्रॉब्लम है ना। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही तो है ना ये क्वेश्चन, बताओ आप, है ना, मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से है क्वेश्चन, है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करें, बड़ा आसान है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लो आप। ये मेटल है, मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो भी फ्रेम कर रखा है। जैसे मेटल पे आपने कोई लाइट इंसिडेंट की, ये लाइट है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी मान लो ये ई है। अब ये लाइट दो काम करेगी, पहले तो इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ तक लाएगी, सरफेस तक। सरफेस तक लाने में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उसके बाद मेटल पर पहुंचने के बाद वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इमिट हो गया और इमिट होते ही उसकी
वेलोसिटी v है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतनी एनर्जी तो वर्क फंक्शन में है, और जैसे ही ये इमिट होगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mv²/2, और एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जो इंसिडेंट जो लाइट है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का सम आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी इंसिडेंट है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है। बस आसान हो गया क्वेश्चन। अब बताओ एनर्जी आपके पास एनर्जी क्या होती है, hc/λ, hc/λ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। hc 6.6 into 10⁻34 वैल्यू है, ये स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ है आपके पास 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है 4.4 into 10⁻19 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आप बताओ इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं भाई। इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, एनर्जी को वर्क फंक्शन में से माइनस कर दो, तो यू गॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। तो बेसिकली देखो ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जेई का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि कॉमन होता है, ये आपको फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों में ही आता है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड, देखो ये है ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है। देखो आप ये आपके पास ये देखा है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक देखा है KMnO4 और एक देखा है K2FeO4। इसमें ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ना सेंट्रल एटम का, वो मान लीजिए रेस्पेक्टिवली x, y और z है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, इंटीजर में था क्वेश्चन कि x, y और z का सम क्या होगा, सम की क्या वैल्यू होगी। तो देखो अब बड़ा आसान है, बताओ यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्या है नंबर, आप ये बता दो आप भाई। K2Cr2 में हम फाइंड आउट करें पोटेशियम का +1, क्रोमियम का कैलकुलेट करना है 2x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, वो उधर की तरफ जाएगा तो 14, तो 2x = 12, तो x = आगे 6, ये तो आगे x की वैल्यू। फिर ये KMnO4 वही सेम, इसका 1 + x = 8, मैंगनीज का करना है फाइंड आउट, तो ये आगे 7। फिर आइए आप K2FeO4, ये 2 + x = 8, x = आगे 6, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ये आ गया 7, ये आ गया 6, इनका जो सम है वो आ गया 19 इंटीजर में क्वेश्चन। तो फाइनली देखो आप, दिस पेपर इज एंड ओवर। बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा मेरे को पैशनेट हूँ मैं इसके लिए, तो क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने में, नॉलेज शेयर करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आप इस वीडियो को कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करें, और आपको कुछ टेक्निकली मिस्टेक लगती है क्वेश्चन में, आंसर में, सॉल्यूशन में, तो प्लीज वो भी आप कमेंट करें, उसी से कुछ इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन।